हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। क्षण भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा रचना को पता न था। कुछ घंटे पहले ही तो रमन ने रात का खाना खाया था, फिर वह बिस्तर पर ही पर्स और कागज कलम लेकर बैठ गया। रचना जब कमरे में आई तो उसने रमन को काम में लगे देखकर कहा, सोना नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर उसने रचना से कहा था कि वह और मिष्टी सो जाए, उसे कुछ हिसाब लिखना है। उसके बाद ही वह सोएगा। रचना जब सवेरे सोकर उठी तो उसने रमन को जगाना चाहा, पर यह क्या, उसका तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। रमन का लिखा हिसाब पर्स में अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वह अपनी तनख्वाह लेकर आया था। एक कागज में राशन का खर्चा लिखा था और उसकी रकम अलग रखी हुई थी। दूसरे कागज में मिष्टी की स्कूल फीस व अन्य खर्चे दर्ज थे और उनके लिए रुपए अलग कर दिए थे। रमन आखिरी प्लान बनाकर चला गया। उसने अपने खर्चों का, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का और जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे मालूम हो कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। रचना ने रमन का सूटकेस खोला। उसमें रखा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एक एक चीज को रमन बड़े करीने से सजाकर रखता था। ऑफिस के कागजात रखने के लिए अलग ब्रीफकेस था। व्यक्तिगत चीजों का एक रजिस्टर था जिसमें वह खुद के और रचना के नाम, निवेश, शेयरों, डिवेंचरों, म्यूचुअल फंडों, जीवन बीमा पॉलिसियों और बैंकों में सावधि जमा के खाते आदि दर्ज करता था। दफ्तर से आते ही वह यह रजिस्टर लेकर बैठ जाता था। कई बार रचना उसके इस काम से ऊब कर फटकार भी दिया करती थी। उसकी फटकार सुनकर वह बोलता, ये सब तो भविष्य के लिए है, मेरे लिए, तेरे लिए और इस छोटी मिस्टी के लिए। रमन को प्लान करने की आदत थी। बड़ी प्लानिंग, छोटी प्लानिंग और रोजमर्रा की प्लानिंग, यानी प्लान करना ही उसकी जिंदगी थी। वह कहा भी करता था, रचना, बिना प्लानिंग की जिंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो अपने अनुसार जियो। यह जिंदगी बहुत छोटी होती है और कामों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। अपने सोचे हुए काम अगर पूरे नहीं हुए तो मन में मलाल रह जाता है और इसीलिए कामों को चुनना है। जितने जरूरी लगे उतने ही पूरा करने की कोशिश करो, बाकी छोड़ो। वे तुम्हारे नहीं हैं, वे बस मोह है। इस मोह को त्यागना है और अपनी जिंदगी को अपने प्लान के हिसाब से जीना है। सचमुच तुमने मोह त्याग दिया। रमन अनायास रचना के मुख से निकला, तुमने प्लान किया मुझे अकेली छोड़ने का। ऐसा स्वार्थी तुम्हारा प्लान निकला। तुमने सिर्फ अपना प्लान किया, मेरी जिंदगी की भी प्लानिंग करके जाते। अपने पर्स को दफ्तर से आते ही रमन इसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही रचना को वह पर्स मिल गया। धीरे से रचना ने पर्स खोला। एक रंगीन पासपोर्ट साइज में रमन का आइडेंटिटी कार्ड देखते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए। कहते हैं कि जीवन मरण प्रकृति के हाथ है, आदमी चाहे कर भी कुछ नहीं कर सकता। रचना सोचने लगी, प्रकृति की यह कितनी बड़ी बेईमानी है। उसकी शादी हुए मात्र 5 साल ही तो बीते हैं। एक स्वयंवरा की तरह उसने रमन के गले में वरमाला डाली थी। स्त्री पुरुष का संबंध क्या इतना क्षणिक होता है? अभी उसने जिंदगी देखी ही क्या है? क्यों प्रकृति ने उसका सुख चैन छीन लिया? उसका कसूर ही क्या है? इस जन्म में तो नहीं तो क्या सचमुच कुछ जन्म और भी होते हैं? क्या किसी पूर्व जन्म का उसका किया कोई पाप है? लोग तो यही कहते हैं। रचना के मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटी, पाप धर्म कुछ भी नहीं। कौन कहता है कि तुमने किसी का पाप फल मिला है? बेटी, इस दुनिया में किसी को फूल मिलते हैं तो किसी को कांटे। जिसके हिस्से में कांटे आते हैं वह संघर्षशील बन जाता है। जीवन तो एक संघर्ष है, इसको सहज रूप से लेना चाहिए। जो होना था वह हो गया। हिम्मत से काम लो, उठो, अपने को सहज बनाओ। कैसे सहज कर लें अपने को? रचना, यह दुख क्या एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा, अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा? एक वैधव्य से भी बड़ा कोई दुख होता है। एक स्त्री के लिए एक विधवा का क्या स्थान होता है इस समाज में वह खूब जानती है। रचना को अच्छी तरह याद है, गांव में उसके दूर के एक रिश्ते की भाभी हुआ करती थी जो बाल विधवा थी। लोगों ने उनका सिर मुंडवा दिया। एक सादा सफेद धोती पहना करती थीं वे। घर में उन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। उस कमरे के अलावा उन्हें घर में कहीं बैठने या खड़े होने तक की इजाजत नहीं थी। अपने अंधेरे कमरे में गांव के मंदिर तक का ही बस उनका संसार था। सुबह सूरज उगने से पहले और शाम को सूर्यास्त से पहले फीका उबला हुआ सा खाना एकदम रंगहीन और बेस्वाद उन्हें खुद बनाकर खाना होता था। और यदि किसी कारणवश वे अपना खाना न बना पाई तो पूरा समय भूखे पेट ही काटना पड़ता था, क्योंकि उन्हें घर की रसोई घर से कुछ भी नहीं दिया जाता था। उन्हें किसी के साथ हंसी मजाक या बोलने की इजाजत तो छोड़ो, किसी पुरुष की ओर देखना भी वर्जित था। कोई भी सुबह सुबह उनका चेहरा नहीं
देखना चाहता था और यदि किसी ने गलती से भी देख लिया तो सब उन्हें पता नहीं क्या-क्या कहकर जलील करने से पीछे नहीं हटते थे। किसी शुभ अवसर पर उनके कमरे के बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी थी। शादी विवाह के शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी छाया तक से लोग दूर भागते थे। रचना भी अब एक विधवा है। पति के दाह संस्कार के दिन सास ने उसके हाथों की चूड़ियां तोड़कर पानी में फेंक दी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुलवा दिया गया। कितना भयावह और दर्द भरा समय है यह उसके लिए। वह सुहागन नहीं रही। लोग अब उससे घृणा करेंगे, घर से और समाज से कट कर रह जाएगी। वह अब तो यही उसका हर्ष है, क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं, यह एक बुज़दिल होगी। वह नए ज़माने की लड़की है, वह दुनिया का सामना करेगी। वह गाँव की निरीह भाभी नहीं बनेगी। ज़िंदगी में एक हादसा ही नहीं आता, और भी आ सकते हैं, पहले से भी बड़े। तो क्या वह ज़िंदगी इसी तरह हारती रहेगी? नहीं, कदापि नहीं। रचना ने पर्स को मोड़कर ज्यों का त्यों रख दिया। अनायास ही उसका हाथ सूटकेस की पॉकेट में चला गया। इस पॉकेट में रमन द्वारा लाई लहठी एक प्रकार की चूड़ी रखी थी, जो कुछ दिनों पहले वह रचना के लिए लाया था। लेकिन अब वह इन लहठियों का क्या करेगी? किसके लिए पहनेगी? अब कौन देखने वाला है इन्हें? किसके लिए उन्हें पहनकर सजेगी? जो चाव से लेकर आया अब वही नहीं रहा। ये सब चीजें तो सुहागनों के लिए होती है ना। वह तो अब सुहागन भी नहीं रही। उसे याद आने लगा था कि कैसे कभी कभी रमन अपना प्यार जताने के लिए उसे बिठाकर उसका श्रृंगार किया करता था और कहता था कि तुम हमेशा ऐसे ही सज संवर कर रहा करो। मुझे अच्छा लगता है। और रचना उसे तो मानो उसके सीने से लगकर सारे जहां की खुशियां मिल जाती थी। रमन जब भी उसे बाहों में समेटता था तो वह अपने सारे दिन की थकान को भूलकर उसमें खो जाती थी। लेकिन अब वह किसके लिए सजे और किसकी बाहों में सिमटकर अपना दुखड़ा रोए? उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे थे। कुछ देर के लिए वह निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि जब भी कभी वह देखने लगती तो ऐसा ही लगता घर में उलट-पुलट करने की आदत उसकी पुरानी है। रमन बार-बार कहा करता था, "ये क्या तुम घर की चीज़ों को उठा-पटक में लगी रहती हो? सारा सामान इधर-उधर फेंकने लगती हो, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं? क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हो? मैं इस बार पटना जाकर तुम्हारे नए कोर्स की सारी किताबें ला देता हूँ।" रमन फिर पटना नहीं जा पाया और रचना की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वह एमए नहीं कर पाई। अब तो और भी कुछ करने का उसका मन नहीं करता। मिष्टी को स्कूल पहुंचाने का काम आया कर देती है। स्कूल का रिक्शा दोपहर से मिष्टी को घर पहुंचा जाता है। मिष्टी स्कूल से आती है तो कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बहल जाता है। लेकिन मिष्टी के बार बार पूछने पर कि उसके पापा कब तक आएंगे, वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। रमन के मृत शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जा रहा था तब मिष्टी सवाल कर बैठी, क्यों पापा को इस तरह लिए जा रहे हैं? उत्तर में रचना बोली थी, तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही बहुत खराब है ना। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जल्द ही वे अच्छे होकर वापस आ जाएंगे। तब तक तुम बाहर जाकर आराम से खेलो। और 1 महीना गुजर गया लेकिन रचना मिष्टी के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछली शाम जब वह मिष्टी के साथ छत पर बैठी थी तब मिष्टी ने वही सवाल फिर किया। अचानक रचना को मुख से निकल गया, देखो वह सबसे बड़ा तारा जो बहुत तेजी से चमक रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, वही तुम्हारे पापा है। जब तुम्हें पापा की याद आए तब तुम इसी तारे को देकर उन्हें पुकारना, वे सपने में तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह कितने दिन रचना मिष्टी को बहलाती रहेगी। कभी कभी वह सोचती कि इस पहाड़ सी जिंदगी को कैसे जी सकेगी। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है, क्या करेगी वह जीकर? किस सुख के लिए वह जिएगी? क्यों न वह मर जाए, जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ले। मगर 5 वर्ष की बेटी मिष्टी उसकी नजरों के सामने आ जाती है। नहीं तो उसी दिन जिस दिन रमन का हादसा हुआ वह भी अपना अंत कर लेती। मिष्टी के लिए ही तो उसको जीना होगा। चाहे जैसे भी हो, दुख से या सुख से, ताने सहकर या फिर लांछन सहकर, वह औरत है, एक विधवा जिसे समाज बार बार ठुकराएगा, दुत्कारेगा। चल बेटी यहाँ से, अब चल, क्या करेगी यहाँ रहकर? अब अकेली रमन की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट तो घर से भी किया जा सकता है। वह मुझ पर छोड़ दे, मैं पटना से ही यह सब काम कर लूंगा। पापा ने उसे साथ ले जाने की जिद की थी। रचना ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह सोच रही थी कि कितने दिन माँ और पापा अपने साथ उसको रख पाएंगे। 5 वर्ष, 10 वर्ष, फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई हैं। माना वे उसको बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादियां होंगी। एक विधवा ननद को भाभी भाभियां क्या सहज रूप में स्वीकार कर लेंगी, वह तो उन पर एक अनचाहा बोझ बनकर रह जाएगी। उनको
उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा, गाँव की विधवा भाभी की तरह वह भी सबका तिरस्कार, अवहेलना झेलते हुए जिएगी। रचना की माँ ने भी उसको बहुत समझाया कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान ले और अपने घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी ही है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे, हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। तुम अकेले यहाँ कैसे रह पाओगी? बहुत लंबा जीवन है, अकेले सब कुछ करना मुश्किल होगा। अपने पापा की बात मानकर साथ चलो, तुम्हारे भाई भी तुमसे कितना प्यार करते हैं। वे तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेंगे। माँ कहने को तो ये बातें कह गईं, लेकिन वे खुद इस बात को समझती हैं कि उनके कथन में जरा भी सच्चाई नहीं है। कोई भी माँ अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार, उसकी थोड़ी-सी ज़िंदगी तक ही सीमित है। माँ-बाप आखिर कब तक साथ निभा सकेंगे? आखिर उनकी भी तो उम्र हो गई है। और फिर अपना भार बेटा या बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता। उनकी भी अपनी ज़िंदगी है और भाई उसकी आगे की ज़िम्मेदारी उठा भी ले, तो क्या गारंटी है कि भाभियाँ भी बिना किसी ताने उल्हाने के उसे अपने पास रखने को तैयार हो जाएँ। दूसरों के सहारे रहकर तो वो हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाएगी। कैसे वह अपनी और अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सकेगी? कैसे वह उसे उज्ज्वल भविष्य दे पाएगी? रचना गाँव वाली भाभी की तरह दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती थी। उसने माँ को दो टूक जवाब दे दिया था। तुम पापा को समझा दो माँ कि वो मेरे लिए अधिक चिंता ना करें। वे खुद ही कितने कमज़ोर हैं, इतनी चिंता फ़िक्र करने से उनकी सेहत और भी खराब हो जाएगी। मैं अपना दुःख सहन करना सीख लूँगी। माँ ये तो जीवन भर अब मेरे साथ रहेगा और आप लोग कब तक मेरा सहारा बनी रहेंगी? कभी तो मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना ही होगा। दूसरों के ताने और आलोचनाएं सुनकर कुछ सोचने से बेहतर है कि मैं आज ही अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला कर लूं। रचना का जवाब सुनकर माँ की आंखें छलछला उठी थी, क्योंकि इस सच्चाई को तो वह भी नहीं झुठला सकती थी कि समय सदा एक सा नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। फिर उन्होंने रचना से साथ चलने को नहीं कहा। रचना ने बिंदियों के पैकेट से एक छोटी सी बिंदी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर लगा ली। कुछ देर के लिए उसे लगा कि जैसे उसने कोई पाप किया हो। फिर उसने अपने मन को समझाया, वह गांव वाली भाभी की तरह कभी नहीं बनेगी। यह बिंदिया तो रमन ने उसको बड़े प्यार से लाकर दी है। इन पर तो केवल उसी का अधिकार है। उसकी याद में वह इन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी। चाहे लोग उसे कुछ भी कहें, ये कड़वे सच की तरह है, जिन्हें वह रमन के लिए जिंदगी भर संजो कर रखेगी। बिंदी वाले पैकेट को उसने फिर वापस रख दिया। अचानक उसकी नज़र रमन की कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा भेजे गए उस लिफाफे पर पड़ी जो एक दिन पहले ही उसे मिला था। लिफाफा खोलकर उसने पत्र निकाला और पढ़ने लगी। प्रबंध निदेशक ने लिखा था, रमन के असमय निधन से कंपनी के हम सभी लोग दुख से स्तब्ध रह गए। आप पर क्या गुजरती होगी इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि रमन की जगह लेकर आप कंपनी की सेवा में आ जाएं। आपका समय भी कट जाएगा और हमें भी खुशी होगी कि हम अपने पूर्व कर्मचारी के परिवार के लिए कुछ कर सके। रचना कुछ क्षण सोचती रही और फिर उसने फैसला ले लिया कि वह नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। बिना देर किए उसने सूटकेस से साड़ी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। साउथ सिल्क की साड़ी में वह खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही उसने माथे पर बिंदी लगाई, उसे लगा जैसे गहरे अंधेरे के बाद उजाला हो गया हो। रमन का दफ्तर वाला बैग उसने अपने हाथ में उठाया और माँ को कहा, माँ पापा से कह देना मैं उनके साथ नहीं जा सकती, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं रमन की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। माँ रचना को एकटक देखती रही। उसके माथे की बिंदी और चेहरे के तेज भाव को रचना का वह एक दूसरा ही रूप था, जिसे देखकर माँ के मन में कौतूहल के साथ एक अज्ञात भय पैदा हो गया। पता नहीं यह लड़की क्या करेगी, घर बाहर किस प्रकार की रहना चाहिए, इसे मालूम नहीं। कुदरत ने उससे शानो शौकत, खान पान, रहन और सामान ढंग से जीने का हक छीन लिया है। क्या वह नहीं जानती कुदरत ने ही उसके साथ खिलवाड़ किया है और उससे सब कुछ छीन लिया है। तब सच को छिपाने से क्या फायदा? अपने धर्म और परिवार का ख्याल तो उसे रखना ही पड़ेगा। अब वह पहले की तरह सच समझ कर नहीं रह सकती। आने दो, आज समझाऊंगी मैं उसे एक विधवा को कैसे रहना और कैसे जीना चाहिए। शाम को रचना जैसे ही अपने दफ्तर से लौट कर आई, माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। रचना बहुत खुश थी। माँ ने उससे कहा कि दफ्तर का माहौल उसके अनुकूल है। एमडी से लेकर जीएम, अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के सभी सदस्यों से उसको आदर मिला। रमन कंपनी में एजीएम पद पर था, वहीं जगह रचना को भी मिली है। दफ्तर में एजीएम का एक पद और है जिस पर फिलहाल मुंबई से सिवाय ने ज्वाइन किया है।
शिवाय और रमन एक ही दिन कोलकाता में कंपनी में ज्वाइन किया था। शिवाय से कोलकाता में ही रचना की मुलाकात हुई थी। एक बार रमन ने अपने घर उसे खाने पर बुलाया था, फिर उसका ट्रांसफर मुंबई हो गया। आज दफ्तर में उससे भेंट होने पर पुरानी याद ताजा हो गई। रमन ने मृत्यु पर काफी अफसोस प्रकट करते हुए कहा, भाभी आप इस दफ्तर में आ गईं, आपने बहुत अच्छा किया। यह सब तो ठीक है बेटी, कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने मना नहीं कर रही, लेकिन तुम इस तरह मत रहो। तुम्हें रंगीन कपड़े बिंदी छोड़कर सादे ढंग से जीना है। हमारे समाज में एक विधवा औरत रंगीन कपड़े पहने कोई शौक करे, ऐसी इजाजत नहीं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि लोगों को तुम्हारे विषय में चर्चा करने का कोई भी अवसर मिले। इसीलिए आज के बाद तुम एकदम साधारण तरीके से रहोगी। बिंदी, काजल, लिपस्टिक का जरा भी इस्तेमाल नहीं करोगी। माँ ने जैसे अपना हुक्म जारी किया, माँ ऐसा मत कहो, मैं एक विधवा की तरह नहीं जी सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मेरी मिष्टी मर जाएगी। मुझे इन खोखले बंधनों से उबरने दो। माँ, मैं अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मुझसे जीने का हक मत छीनो माँ। मुझे बल दो माँ, कि मैं इन बुरे रीत रिवाजों का खुलकर सामना कर सकूं और खुलकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जी सकूं। रमन मुझे छोड़कर चला गया है, इसमें मेरी क्या गलती है? और वह यह तो कहकर नहीं गया कि मुझसे खुलकर जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए। मैं जीवित हूँ माँ, और मरी नहीं हूँ। मैं अधिकार के साथ खुलकर हंसी खुशी अपना शेष जीवन जीना चाहती हूँ। रचना ने अपना साहस दिखाया। यह कैसे होगा बेटा? मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा वो जरा भी नहीं मानेंगे। हमारा धर्म या समाज हमें सुख चैन से नहीं रहने देगा, उसकी चिंता तुम मत करो माँ। हमें ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। जो धर्म हमें अपने पद से डिगा दे उसे हम नहीं मानते, और यह समाज जो खुद कुरीतियों के दलदल में फंसा हुआ है उसकी हम क्यों सुनेंगे? हम जैसा चाहेंगे समाज वैसा ही बनेगा माँ। फिर कुछ जवाब नहीं दिया। शायद रचना की बातों का उन पर अनुकूल असर हुआ। वे समझने लगी थी कि जमाना अब बदल गया है, नए विचारों का साथ देने में ही अब भलाई है। वक्त के साथ पुराने पत्ते झड़ते गए और नई जगह नए पत्ते मुस्कुराने लगे। रचना के भीतर भी नई नई कोपलें उगाईं। दफ्तर में रचना का मन लगने लगा। वहाँ काम करने वाले सभी कर्मियों ने उसकी दोस्ती बढ़ गई, खासकर सिवाय से। एक दिन सिवाय को उसने घर पर बुलाकर माँ से भी मिलाया। माँ ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर और कौन-कौन है, तथा वह किस बिरादरी का है। सिवाय ने स्पष्ट शब्दों में माँ को समझाया कि वह रांची के आदिवासी परिवार से है। उसके घर में माता-पिता और शादीशुदा 2 बहनें हैं। वैसे हम खाँटी हिंदू हैं, लेकिन किसी दकिया, नुसी धर्म या नीति से बंधे नहीं। हमारा परिवार एक उन्मुक्त परिवार है। उसमें दुनिया की सभी जातियाँ और धर्म समाहित हैं। इंसानियत ही हमारी जाति और वही हमारा धर्म है। बेटा, यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज और धर्म इसकी इजाज़त नहीं देते। हम इनसे बंधे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते माँ जी। आप लोगों को कुछ नहीं करना, करने वाले तो हम लोग हैं। आप बुजुर्ग तो बस स्वीकारते जाइए, समाज और धर्म में बदलाव अपने आप आ जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। माँ जी, आपने स्वीकार कर लिया, फिलहाल बस इतना ही काफी है। सिवाय बोलकर जैसे निश्चिंत होकर गया। सिवाय और रचना के बीच दोस्ती गहराती जा रही थी। एक दिन आखिर सिवाय ने हिम्मत करके रचना से के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस पर रचना ने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी 5 वर्ष की बेटी मिष्टी भी है। सिवाय, क्या तुम मुझसे भी स्वीकारोगी? ऐसा क्यों बोलती हो मिष्टी? तुम्हारी बेटी तो है, वह मेरी बेटी भी है। हमारे लिए एक बच्चा काफी है, अब और हमें किसी की जरूरत नहीं। मुझ जैसी एक बच्ची की माँ और विधवा औरत से तुम शादी के लिए तैयार हो गए सिवाय, यह तुम्हारा बड़प्पन है। अरे, तुम्हारी तुलना में मेरा बड़प्पन कोई अर्थ नहीं रखता। रचना, तुम जैसी उच्च खानदान की लड़की एक आदिवासी से संबंध करने को तैयार हो गई, इस पर आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी नाज करेगी। धर्म, समाज और जातिवादी की कुरीतियों पर जो तुमने कुठारघात करने का साहस किया है, वह प्रशंसनीय है। आखिर दोनों की सहमति मिल गई और एक दिन दफ्तर के सहकर्मियों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ को पता चला, उन्होंने तो इतना ही कहा, मैं तो मान गई, लेकिन तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तर समाज में तुम्हें किस जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। रचना ने माँ को साथ रहने के लिए मना लिया। सोचा, माँ साथ रहेंगी तो पापा जरूर आएंगे और किसी भी तरह उन्हें वह भी मना लेगी। यह सोचकर ही रचना के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई। रचना ने ऊपर लगने वाले विधवा के ठप्पे का अंत कर दिया। कोई अब उसे विधवा नहीं कह सकता, वह सदा सुहागन रहेगी। अब उसकी और कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब